गुड इवनिंग एवरीवन। मैं विजेंद्र वर्मा सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज धारा 12 शुरुआत की है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 12, ठीक है, जिसमें ग्राउंड दिए गए हैं जिसपे आपके किराएदार को उसके मकान से निष्कासित करवा सकते हैं कोर्ट की डिक्री के द्वारा। रुक जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए प्लीज़। कुछ टेक्निकल ग्लिच है, 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। ओनली फॉर 2 मिनट्स। तब तक आप ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी शुरुआत करते हैं। हो गया, चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। धारा 12 के जो ग्राउंड दिए गए हैं, धारा 12 की उपधारा 1 में 16 ग्राउंड जो दिए गए हैं, उनमें से हम 6 ग्राउंड जो पढ़ चुके हैं, है ना, 6 ग्राउंड इंपॉर्टेंट ग्राउंड थे वो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ABCDEF तक हम पढ़ चुके हैं। आज GH से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, GH से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका G है, ये आपका H है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, देखिएगा। ये बात करता है यह कि वह स्थान मानव निवास के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है। क्या कहता है? वो जो स्थान है, स्थान से मतलब एकोमोडेशन, ठीक है, जहां पे जो आपने किराए पे उठा हुआ है, मानव निवास के लिए, ह्यूमन एविडेंस के लिए कैसा हो गया है? असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है, रहने लायक नहीं रहा। और ऐसी मरम्मत कराने के लिए, ये जो आपको रिक्वायरमेंट इस मकान की किए हुए हैं, आप इसकी रिपेयरिंग कराना चाहते हैं, मरम्मत कराने के लिए, जो कि उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराई जा सकती। और रिपेयरिंग ऐसी है कि उसको आपको खाली ही करवाना पड़ेगा, तभी वो रिपेयरिंग हो सकती है। भूस्वामी को उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। EFGH 4 ग्राउंड में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कौन कौन से आधार हैं जिन पे निष्कासित करवाया जा सकता है, जिन पे कि क्या किया जा सकता है, आप जो है मकान खाली करवा सकते हैं। तो 4 ग्राउंड है, EFGH, ठीक है। ई में हमने पढ़ा था वास्तविक आवश्यकता खुद के रहने के लिए, निवास के लिए, या कुटुंब के किसी सदस्य के निवास के लिए थी, ठीक है। एफ में था कि भाई आपको अपना अपनी अविवाहित पुत्रियों या वयस्क पुत्र का व्यापार चालू रखने या करने के लिए निवास, उसकी स्थान की दुकान की आवश्यकता थी, ठीक है। अब जी में आपको जो वास्तविक आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो जो मकान है, वो स्थान है, वो कैसा हो गया है? असुरक्षित या अनुपयुक्त हो गया है, रहने लायक नहीं रहा है, और उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, उसकी रिपेयरिंग वो मांग रहा है, जो कि उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कराई जा सकती। भूस्वामी को उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या साबित करना पड़ेगा? यहाँ पे जो है, जो लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी है, उसको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि उसको उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है, क्योंकि वो उस स्थान की मरम्मत कराना चाहता है, रिपेयरिंग कराना चाहता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये भी एक निष्कासन का ग्राउंड है। गुड मॉर्निंग अवधेश, ठीक है। एच बात करता है यह कि उस स्थान के भूस्वामी को वास्तविक आवश्यकता, यहां पे भी वास्तविक आवश्यकता है, इस क्लॉज में भी वास्तविक आवश्यकता है, ठीक है, निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए, या उसमें कोई सारवान वृद्धि या परिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए है। और यह कि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण या परिवर्तन उस स्थान को खाली किए बिना नहीं करवाया जा सकता। क्या है? कि उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता भूस्वामी को क्यों है? कि या तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, या उसमें कोई सब्सटेंशियल कुछ भी वृद्धि करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है,
या परिवर्तन करने का, उसमें कुछ ऑल्टरेशन करना चाहता है लेकिन जो आवश्यक है ना, ऐसी कुछ वृद्धि, कुछ परिवर्तन, कुछ निर्माण या पुनर्निर्माण करवाना चाहता है, कुछ बनवाना चाहता है, मकान को अच्छी बाउंड्री वॉल बनवाना चाहता है ना, आगे कुछ भी ऐसा डेकोरेट, कुछ भी ऐसा उसमें एनहेंस करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसको निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए उसकी जरूरत है। तो ये भी, और वो निर्माण या पुनर्निर्माण ऐसा है जो खाली किए बिना नहीं कराया जा सकता। जब तक के मकान को खाली नहीं करवाया जा सकता तब तक ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता है। ठीक है, तो जीएच में दो ग्राउंड कौन कौन से हैं कि भाई मरम्मत कराने के लिए उसको आवश्यकता है, रिपेयरिंग के लिए आवश्यकता है, और काय के लिए है, और उसकी आवश्यकता उसको निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए या कोई सार्वजनिक वृद्धि करने के लिए है। क्लियर? जीएच, ईएफ, जीएच, चार ग्राउंड जो है वास्तविक आवश्यकता के आधार पे है, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पे। ठीक है, अब इसके बाद में आपका आता है आई, जे, के, एल। ठीक है, तो ये आपका आई वाला है, हिंदी में इसको झा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, यह कि अविदारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात कोई ऐसा स्थान जो उसके निवास के लिए उपयुक्त है बना लिया है, उसका खाली कब्जा प्राप्त कर लिया है, अथवा उसे कोई ऐसा स्थान आवंटित कर दिया गया। तो इस ग्राउंड को आप याद कैसे रखेंगे, इस ग्राउंड को आप याद कैसे रखेंगे कि आई में क्या है, आई, आई में मतलब आई में आई का मकान बना लिया, आई में मतलब खुद का मकान उसको बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये क्या प्रूफ, मकान मालिक भूस्वामी इस ग्राउंड के लिए क्या प्रूफ करेगा, इसमें ये प्रूफ करेगा कि भाई जो किराएदार है उसने क्या किया है, खुद का मकान जो उसके रहने के लिए, निवास के लिए उपयुक्त है बना लिया है, या फिर खाली कब्जा प्राप्त कर लिया है, कहीं से उसको खाली कब्जा मिल गया है, अथवा कोई ऐसा स्थान उसे आवंटित कर, किसी भी तरीके सरकार ने उसको आवंटित कर दिया, कहीं से भी उसको अलॉट हो गया है। ठीक है, ओवरऑल ये है कि उसमें ये है कि उसको कहीं ना कहीं से उसको मकान मिल गया है, तो अब उसको भाई मेरे मकान की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये भी ग्राउंड बन जाता है निष्कासन का आधार, क्या कि भाई खुद किराएदार ने खुद का मकान बना लिया है। ठीक है, तो आई में क्या ग्राउंड है, आई का मकान हो गया। ठीक है, अगला है यह कि वह स्थान उस अविदारी को निवास स्थान के रूप में उपयोग के लिए भाड़े पर इस कारण दिया गया था कि वह उस भूस्वामी की सेवा या नियोजन में था, और यह कि वह अविदारी चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या उसके पश्चात ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है। अब इस कंडीशन में, इस वाले क्लॉज में जो मकान मालिक है ना, जो मकान मालिक है वो कौन था, वो एम्प्लॉयर था, और उसका जो किराएदार है वो एम्प्लॉय था। ठीक है, उसका कर्मचारी था। ठीक है, तो ये जो स्थान उसको स्थान पे दिया गया था, निवास स्थान के रूप में रहने के लिए दिया, सिर्फ इसलिए दिया गया था कि भाई किराएदार है। कई कई ऐसे एम्प्लॉयर होते हैं जो अपने क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं, रहने के लिए घर देते हैं। ठीक है, तो ये वो कह रहा है कि भाई मैंने तो घर इसको सिर्फ इस वजह से दिया था क्योंकि मेरा एम्प्लॉय था, और अब ये मेरा एम्प्लॉय नहीं रहा है, ऐसी सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है, उसकी सर्विस में है ही नहीं है, उसकी जॉब छोड़ दी है, या जो भी रीजन है, या टर्मिनेट कर दिया है, निकाल दिया है, तो भाई उसको मकान खाली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो नियोजन में नहीं रह गया है, तो उसको ये मकान खाली करना पड़ेगा। तो यही प्रूव करना पड़ेगा मकान मालिक को इस ग्राउंड के लिए, सिर्फ इतना कि भाई ये पहले ये नौकरी में था मेरी, अब नहीं है, तो इसीलिए ये अब इसको निकाला जाए। तो ये भी निष्कासन का आधार होता है, इस ग्राउंड पे भी एविक्ट किया जा सकता है। वैकेंसी कब आएगी सर, सीजे की जल्दी आने वाली है। देविका सिंह जादौन, सर मैं विकलांग हूं, कितने में दे देंगे। देविका किस चीज की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो आप, ये जुडिशरी की क्लास है, सिविल जज की है ना, सिविल जज की, एमपीपीएससी की नहीं है। ठीक है, और सागर वैकेंसी जल्दी आने वाली है। ठीक है, और आपका अगर लॉ कंप्लीट है और आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है बार में, तो झारखंड जुडिशरी का भी है, 25 सितंबर लास्ट है, वो फॉर्म आप भर सकते हैं। हाँ, एडीपी का सिलेबस बता देंगे आपको जी, बता देंगे बिल्कुल। क्लियर, चलो आगे बढ़ू मैं। इसके बाद में नेक्स्ट ग्राउंड है के ट, यह कि उस अविदारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात उस स्थान को सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने दिया है। उस स्थान को क्या किया है, नुकसान पहुंचाया, डैमेज किया है किसी भी तरीके से। किसने,
अविदारी ने, किराएदार ने या तो खुद डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है, या किसी और को नुकसान पहुंचाने, उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसको नुकसान पहुंचाने दिया है। तो भाई सीधी सी बात है, मकान मालिक ये क्यों बर्दाश्त करेगा कि उसके मकान को खराब किया जाए, नुकसान पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या है, निष्कासन का आधार है। अगर आपने इसका ग्राउंड क्या बना, सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया है। आपको ये की पॉइंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि 16 पॉइंट हैं। अब आपको याद रखना है ना, तो याद रखने के लिए हर एक पॉइंट में से एक की पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसके जरिए आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंड है यह कि उस अबेदारी ने स्थान को छोड़ने की लिखित सूचना दे दी है। लिखित सूचना, अब इसको याद कैसे रखोगे कि भाई इस वाले ग्राउंड तो एल में क्या है, लिखित, एल से याद रखो, एल से लिखित सूचना। ठीक है, रिटर्न नोटिस दे दिया है और उस सूचना के परिणाम स्वरूप भूस्वामी ने उस स्थान को बेचने के लिए ऐसी संविदा कर ली है अथवा कोई ऐसी अन्य कार्रवाई कर ली है जिसके के परिणाम स्वरूप उसके हितों को उस दशा में जबकि उस स्थान का कब्जा नहीं दिया जाता गंभीर हानि होगी। अब ये क्या कहता है कि भाई पहले तो किराएदार ने एक नोटिस दे दिया। क्या नोटिस दे दिया कि भाई जो है मैं मकान को खाली करना चाहता हूं, रिटर्न में लिखित में नोटिस दे दिया कि मैं मकान खाली करना चाहता हूं। ठीक है, और अब मना कर रहा है वो, अब कह रहा है कि भाई जो है मैं मकान खाली नहीं करूंगा। तो आपने जो नोटिस दिया कि मकान खाली करना चाहता हूं, तो उस नोटिस पे विश्वास करके कि भाई 2 महीने बाद 1 महीने में मकान खाली कर दूंगा, मकान मालिक ने क्या किया, या तो उस घर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी से, या कोई भी ऐसा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब आप अगर 1 महीने बाद जितने का आपने नोटिस दिया था अगर आप खाली नहीं करते हो तो उसको गंभीर हानि होगी, उसको जो है गंभीर हानि पहुंचेगी, नुकसान होगा। भाई क्योंकि सम्मान लेते हैं, उसने किसी से एडवांस ले लिया कि भाई मैं मकान को आपको 10 लाख रुपए में बेचूंगा, 1 लाख रुपए एडवांस ले लिया, तो एडवांस उसको चुकाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि आपने लिखित में नोटिस दे दिया है और उसकी वजह से सामने वाले को उनके साथ कोई ऐसी कार्रवाई कर ली है या ऐसी कोई संविदा कर ली है जिससे कि उसको अगर वो आपने मकान खाली नहीं किया तो उसको गंभीर हानि पहुंचेगी। तो ये भी एक निष्कासन का आधार है। इस ग्राउंड पे भी कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि किराएदार को मकान खाली करना पड़ेगा। क्लियर, क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजिबल है, क्लियर दिख रहा है, विजिबल है? ठीक है, तो ये कहता है यह कि अवेदारी ने भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, ये देखो, भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसकी, भूस्वामी की, यह कि अवेदारी ने भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना कोई ऐसा सन्निर्माण किया है या किया जाने दिया है जिसके कारण उस स्थान में ऐसा ऐसा सन्निर्माण किया है जिससे उस समय तात्विक परिवर्तन हो गया जो भूस्वामी के लिए हित के लिए अपायकर है, भूस्वामी के हित के लिए अपायकर है, या जिसके कारण उसके मूल्य में सारभूत रूप से कमी हो जाना संभाव्य है। ठीक है, आपने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दिया जो भूस्वामी के लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट के कॉन्ट्रेरी है, उसकी वजह से क्या है, ऐसा कुछ भी मटेरियल ऑल्टर चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया उसमें, या उसके इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक है, या उसके मूल्य में कमी होती है। भाई अच्छा भला बिला दिया था आपको किराए पे, बहुत बड़ा बंगलो था, और आपने क्या किया, उसके घर के सामने चाय की टपरी लगा दी। आपने क्या किया, घर के सामने चाय की टपरी लगा दी, तो भाई चाय की टपरी लगाने से उस बिला की, उस बंगलो की डेफिनेटली वैल्यू डाउन होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये कहता है कि आपने कोई भी ऐसा सन्निर्माण कर दिया है, छोटी सी एक है ना, एक जो 4 दीवार छोटी सी खड़ी की और एक पत्थर लगा के, और आपने बढ़िया उस पर चाय की दुकान खोल दी। तो मतलब कोई भी ऐसा आपने निर्माण किया या कोई भी ऐसा मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिया, तात्विक परिवर्तन कर दिया जिससे कि उसके मूल्य में कमी होती है या अदरवाइज उसके इंटरेस्ट के लिए नुकसानदायक है वो। क्लियर, तो ये भी अगर आप प्रूव कर देते हैं तो इस ग्राउंड पे भी आपको निष्कासित किया जा सकता है, मकान आपसे खाली करवाने की डिक्री कोर्ट दे सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, यह कि किसी ऐसे स्थान की दशा में
जो कि खुली भूमि है, इसको ओपन लैंड के नाम से याद रखोगे। ठीक है, ठीक है, एल चल रहा था ना, MNOP। ठीक है, तो यह कि किसी ऐसे स्थान की जो कि खुली भूमि है, भूस्वामी को उस पर मकान बनाने की दृष्टि से, खुली भूमि पर मकान बनाने की दृष्टि से उसकी आवश्यकता है। भाई ओपन लैंड है, भाई किराए पे जो स्थान दिया था ना उसके साथ कुछ ओपन लैंड है, वो कहता है कि स्थान की उसमें कुछ खुली भूमि भी है, जो स्थान किराए पे दिया था उसके साथ कुछ ओपन लैंड भी अटैच्ड है। तो भाई जो मकान मालिक है उस ओपन लैंड पे मकान बनाना चाहता है, निर्माण करवाना चाहता है, उसको आवश्यकता है भाई वो बनाना, उसकी ओपन लैंड है, उसको बना सकता है। तो वो ओपन लैंड ऐसी है कि भाई उसको मकान जब उस पर बनाना है तो उसको पहले किराएदार को खाली करवाना पड़ेगा, तभी उस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। तो अगर ये प्रूव कर देता है कि भाई ओपन लैंड है, उस पर मकान बनाना चाहता है, तब भी वो खाली करवा सकता है। क्लियर है, इस ग्राउंड पे भी एविक्शन हो सकता है। क्लियर, चलिए, यह कि अविदारी ने भूस्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग या भागों पर भी कब्जा कर लिया है जो कि उसको भाड़े पर दिए गए स्थान में सम्मिलित नहीं है, भाड़े पर दिए गए स्थान में सम्मिलित नहीं है, और जिसे अविदारी ने भूस्वामी द्वारा उस संबंध में लिखित सूचना दी जाने पर भी खाली नहीं किया है। भाई हमने तो, हम रहते हैं अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल, या बॉम्बे में रहते हैं, इंदौर में हमारी 4 दुकानें थी, हमने आपको एक दुकान किराए पे दी थी, आपने बगल वाली दुकान का भी ताला तोड़कर उस पर भी कब्जा कर लिया, जबकि किराए पे तो सिर्फ एक दुकान दी थी। तो बगल वाली दुकान पे आपने अगर कब्जा कर लिया है ना, कहता है अन्य भागों पर भी कब्जा कर लिया है, कहता है भूस्वामी की लिखित और रिटर्न में परमिशन के बिना आपने अन्य भागों पर भी कब्जा कर लिया है जो कि उसमें सम्मिलित ही नहीं थे, जो कि भाड़े पर दी सम्मिलित नहीं थे, एक दुकान दी थी, आपने बगल वाली दुकान में भी कब्जा कर लिया। तो ये हो गया। और उसके बाद नोटिस दी, भूस्वामी ने नोटिस भी दिया आपको, लिखित सूचना भी दी कि भाई जो है आपने जो अदर जो पार्ट पे पोजीशन कर लिया, कब्जा कर लिया, उसको खाली करो जल्दी से जल्दी। स्टिल आपने उसको वैकेट नहीं किया, स्टिल आपने उसको खाली नहीं किया, तो ये भी आपके विरुद्ध में निष्कासन का आधार है। क्लियर अवदेश, क्लियर और नॉट? क्लियर लिखते चलिए, ठीक है। चलो, तो ये ग्राउंड यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट ग्राउंड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है यह कि अविदारी तत्समय प्रबत किसी विधि के अधीन उस भवन का अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए उपयोग करने या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है, कन्विक्ट किया जा चुका है उसको। भाई पहले किसी अपराध के लिए, मतलब उसी घर का उसने कैसा उपयोग किया है, अनैतिक या कोई भी इमोरल इमोरल या इलीगल, इमोरल या इलीगल एक्ट के लिए आपने उस घर का यूज किया है, और इसलिए आपको कन्विक्ट किया जा चुका है, सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है। ठीक है, सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है, तो इस ग्राउंड पर भी आपसे मकान खाली करवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड अवधेश, गुड। ठीक है, तो भाई आपको अभी तक, अभी सेक्शन खत्म नहीं हुआ है 12, अभी सेक्शन 12 खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 12 तो जान है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की, ठीक है, सबसे बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो ये ग्राउंड खत्म हो गए, ये जो ग्राउंड थे ना आपके ए से लेकर यहां तक के जो ग्राउंड थे ना पी तक में, ये खत्म हो गए। ये 16 ग्राउंड हमने क्या पढ़े, वो ग्राउंड थे जिन ग्राउंड को अगर मकान मालिक साबित कर देता है, इनमें से कोई भी एक ग्राउंड, सारे प्रूव करना जरूरी नहीं है, कोई सा भी एक ग्राउंड अगर वो प्रूव करता है तो अपने स्थान को, एकोमोडेशन को, मकान दुकान जो भी है उसको खाली करवा सकता है। इस ग्राउंड पे कोर्ट से, सिविल कोर्ट से डिक्री ले सकता है कि मेरा मकान जो है किराएदार से खाली करवाया जाए। क्लियर? अब बात जो यहां से आगे आएगी वो ये आएगी, अब देखो हेडिंग क्या थी, हेडिंग तो ये थी ना धारा 12 की कि भाई अविदारियों की बेदखली को संरक्षण, अविदारियों को जो है संरक्षण प्रदान किया गया, प्रोटेक्शन। तो अब प्रोटेक्शन वाली बात यहां से शुरू होगी सब सेक्शन 2 से, क्योंकि ये तो हमने बता दिया भूस्वामी को कि इतने ग्राउंडों में से कोई आप प्रूव कर देते हो तो मकान खाली हो सकता है।
अब लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे वो चीजें दे दी गई हैं कि जो कहीं ना कहीं इन ग्राउंड के होते हुए भी प्रोवाइडेड के तौर पे हैं। ये जो सबसेक्शन 2 से स्टार्ट हो रहे हैं प्रोवाइडेड के तौर पे हैं, मतलब इन ग्राउंड में खाली तो करवाया जा सकता है बशर्ते इनमें से किसी सबसेक्शन में वो बाधा ना बनता हो, रोक ना लगती हो इन सेक्शन में। देखिए कैसे कहता हूं मैं। सबसेक्शन 2 बात करता है उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 समझ गए ना, उपधारा ये जो ग्राउंड हमने 16 जो ग्राउंड्स पढ़े हैं ये पूरे के पूरे सबसेक्शन 1 में ही थे। 16 जो ग्राउंड थे उपधारा 1 के अधीन ही हमने पढ़े हैं। तो उपधारा 1 के अधीन की किसी कार्रवाई में अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 15 में निर्दिष्ट किए गए किसी उप अबेदारी पर, उप अबेदारी यानी सब टेनेंट पर, जिसने कि अपनी उप अवधि की सूचना भूस्वामी को उस धारा के उपबंधों के अधीन दे दी हो, तब तक आबद्ध कर नहीं होगा जब तक उस उप अबेदारी को उस कार्रवाई का पक्षकार ना बनाया जाए और बेदखली का आदेश उस पर आबद्ध कर ना बनाया जाए। कहने का मतलब सरल शब्दों में यह है कि सबसेक्शन इसके सेक्शन 5 में जो है उप किराएदार को भी एक आप जो है सूचना दी जाती है कि भाई उप किराएदार भी रख सकते हैं। 14, 15, 16 प्रक्रिया दी गई कब आप जो है उप किराएदार सब टेनेंट रख सकते हैं, मकान में रख सकते हैं। तो ये कहता है कि उस मकान में जिसको खाली करवाने का ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने डिक्री दे दी कि उस मकान को खाली करवाया जाए, उसमें कोई सब टेनेंट भी रह रहा था। कौन रह रहा था? उप अबेदारी भी रह रहा था। तो भाई उप अबेदारी को भी खाली करवाना पड़ेगा कि, तो कहता है कि अगर उसको उप अबेदारी को कार्रवाई का पक्षकार नहीं बनाया गया है ना, आपने जब सूट फाइल किया एविक्शन का तो सिर्फ किराएदार के अगेंस्ट में किया, किराएदार के विरुद्ध किया, उप किराएदार को पार्टी नहीं बनाया, पक्षकार नहीं बनाया, ठीक है। और बेदखली का आदेश उस पर आबद्ध करना बनाया जाए। तो जब आपने पार्टी नहीं बनाया तो एविक्शन का ऑर्डर उस पर आबद्ध कर नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि किराए को किराएदार को खाली करना है तो उसका ये कतई मतलब नहीं है जब तक कि स्पेशल ऑर्डर में लिखा ना हो, डिक्री में लिखा ना हो कि उप किराएदार को भी खाली करना है। तो अगर उप किराएदार उसमें रह रहा है तो वो उसमें बना रहेगा। क्लियर? क्लियर है? चलो सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? किसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड का में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि वह अबेदारी धारा 13 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार संदाय या निक्षेप कर देता है। यह कहता है कि भाई उपधारा 1 के खंड का, उपधारा 1 का खंड का ये कहता था कि आपने जो है, हमने आपको नोटिस दिया कि बकाया किराया अदा कर दो, जो आपके पास अमाउंट ड्यू है किराए की वो पे कर दो। वो आपने नोटिस मिलने के बाद में भी 2 महीने तक किराया नहीं दिया था, 2 महीने तक किराया नहीं दिया, ठीक है। तो उस ग्राउंड की बात कर रहा है। उपधारा 1 का ग्राउंड क्या था कि 2 महीने तक आपने किराया नहीं दिया, मतलब 2 महीने का नोटिस मिलने के बाद ही आपने किराया नहीं दिया, ठीक है। तो उस ग्राउंड पे एविक्शन नहीं होगा। कब? क्यों नहीं होगा? अगर अबेदारी यानी किराएदार धारा 13 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार संदाय या निक्षेप कर देता है। अब धारा 13 क्या कहती है? तो धारा 13 इसके बाद हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहां पे जिक्र किया है तो शॉर्ट में बता देता हूं। धारा 13 ये कहती है कि जब भी आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हुआ एविक्शन का, तो किराएदार वो सूट फाइल होने का जब उसको समन मिला तो समन मिलने के यदि 1 माह के भीतर, 1 महीने के भीतर वो किराया या तो कोर्ट में जमा कर देता है या फिर मकान मालिक को दे देता है, भूस्वामी को दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको इस ग्राउंड पे तो एविक्ट नहीं किया जाएगा कि भाई उसने किराया नहीं दिया है, ठीक है। तो वो यही कहता है, ठीक है, इस ग्राउंड पे उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। ठीक, अब उसमें आए, क्या कहा उसने कि भाई किराया अदा ना करने के आधार पर तो उसको नहीं निकाला जाएगा अगर उसने धारा 13 का अनुपालन कर दिया है, सेक्शन 13 का कंप्लाइंस अगर वो कर देता है तो उसको एविक्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलो, परंतु क्या कहता है? लेकिन उसी में एक परंतु भी है, परंतु कोई भी अबेदारी इस उपधारा के अधीन फायदा पाने का हकदार नहीं होगा यदि ऐसा फायदा किसी स्थान के संबंध में एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात वह उस स्थान के भाड़े का संदाय क्रमवर्ती, प्रीलिम्स का क्वेश्चन,
क्रमवर्ती 3 मास तक पुनः करता है, मतलब ये वाली गलती 3 महीने तक 3 बार करता है। ठीक है, क्या कहता है कि एक बार उसने इस चीज इस सबसेक्शन का फायदा एक बार उठा लिया उसने कि भाई जो है सूट हुआ उसके अगेंस्ट में और उसने 1 महीने के अंदर किराया जमा कर दिया तो ठीक है। लेकिन अगर बार बार फिर वही करता है तो एक बार वो स्थान के भाड़े का क्रमबद्ध करने में क्रमवर्ती 3 मास तक फिर से कंटिन्यू 3 महीने तक अगर वो भाड़ा नहीं देता है, किराया नहीं देता है, पुनः व्यतिक्रम करता है, क्रमवर्ती 3 महीने तक फिर से अगर वो काम करता है, किराया नहीं देता है, तो फिर उसको इस ग्राउंड पे निकाला जा सकता है। फिर ये वाला प्रोटेक्शन जो उसको था 13 वाला वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 महीने याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सबसेक्शन 4 पे चलता हूं मैं। जहां किसी भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो, इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब नया मकान मालिक है, अंतरण द्वारा अर्जित किया है मतलब ट्रांसफर से मिला, इट मींस कि वो न्यू लैंडलॉर्ड है, नया मकान मालिक है। तो जहां किसी भूस्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो वहां उपधारा 1 के खंड रा और चा, यानी कि आपका ये हो गया ई और एफ, क्या हो गया ई और एफ में विनिर्दिष्ट आधार पर अविदारी की बेदखली के लिए कोई बात उपधारा 1 के अधीन तब तक चलने योग्य नहीं होगा जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि ना बीत गई हो। ये 1 वर्ष की कालावधि याद रखनी है आपको, 1 ईयर। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप नए भूस्वामी हो, आपको जो है मकान जो है जो आपने मकान लिया है उसमें ऑलरेडी अगर किराएदार रह रहा है, यानी कि आप अभी अभी नए भूस्वामी बने हो, तो इन 2 ग्राउंड पे, ये 2 ग्राउंड क्या कहते थे, ई और एफ। अगर आपको याद हो तो ई कहता था कि नैवासिक स्थान का था, जो मकान था उसको रहने के लिए हमें जरूरत है, वास्तविक आवश्यकता है, और एफ कहता था दुकान की बात करता था, अनैवासिक नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए जो स्थान था एकोमोडेशन उसके लिए बात करता था। ठीक है, तो कहता है नैवासिक अनैवासिक को आपने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ई और एफ इन 2 ग्राउंड पे खाली करवाया था, रांग और चा में जो दिए गए थे। तो इन 2 ग्राउंड पे नया भूस्वामी जब उसने उसको नया भूस्वामी बना, वो जब अंतरण से प्राप्त किया, तो ऐसे अंतरण की तारीख से 1 वर्ष तक इन 2 ग्राउंड पे सूट नहीं ला सकता, वो बाकी ग्राउंड पे ला सकता है, लेकिन इन 2 ग्राउंड पे नया भूमि स्वामी 1 साल तक अंतरण की तारीख से सूट फाइल नहीं कर सकता। एविक्शन का ध्यान रखना, 1 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बना है, यहां से बनेगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। जहां किसी अविदारी की बेदखली के लिए, ये पढ़ रहा हूं मैं ना, जहां किसी अविदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंडना में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाए, खंडना यानी कि वही ई वाला ग्राउंड है ना, निवास के प्रयोजनों के लिए वास्तविक आवश्यकता आधार पर किया जाए, वहां भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से 2 मास की कालावधि के अवसान के पूर्व पाने का हकदार नहीं होगा। मतलब आपने नैवासिक प्रयोजनों के लिए स्थान जो दिया गया था उसको भाड़े पे उठाया, ठीक है, ई ग्राउंड पे, तो जब आपके अगेंस्ट में एविक्शन की डिक्री हो गई है, ठीक है, किराएदार के अगेंस्ट में, तो भूस्वामी जो है कम से कम 2 महीने का टाइम उसको देगा। ठीक है, तो 2 महीने की कालावधि अवसान होने के पूर्व कब्जा पाने का हकदार नहीं होगा, है ना, यानी जब एविक्शन की डिक्री हुई तो कम से कम 2 महीने का टाइम उसको दिया जाएगा। भाई क्यों दिया जाएगा, भाई सामान लेके कहाँ जाएगा अपना, 2 महीने में वही अपना दूसरी व्यवस्था देख ले, दूसरा रूम, दूसरा कमरा, दूसरा घर या दूसरा दुकान मकान जो भी है, ये ई की बात कर रहा है ना, मकान की बात कर रहा है ना, दूसरा मकान आप अपना ढूंढ लो। तो 2 महीने का टाइम ये दिया जाएगा, ध्यान रखना, 2 मंथ इंपॉर्टेंट है ये 2 मंथ, एमसीक्यूज में क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्लियर? 6 बात करता है, जहां किसी अविदारी को बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट आधार पर किया जाए, वहां भूस्वामी उसका कब्जा, चा यानी एफ यानी दुकान की जो बात थी, दुकान खाली करने की बात थी ना, अनैवासिक नॉन रेजिडेंशियल पर्पज के लिए स्थान, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहता है कि वहां भूस्वामी उसका कब्जा, पहली चीज तो ये है कि भाई 2 महीने के अंदर दुकान भी खाली नहीं करनी है, दुकान वाले को भी 2 महीने का टाइम दिया जाएगा कि भाई ठीक है एविक्शन की डिक्री हो गई है, 2 महीने में दूसरी दुकान आप देख लो। ठीक है, तो ये 2 मास की कालावधि होने पर
कब्जा पाने का हकदार नहीं होगा। यानी 2 महीने और 2 महीने इसमें और ई और एफ दोनों में कॉमन है। अब इसमें एक चीज और है, और लेकिन जब आप दुकान खाली करवा रहे हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको? किराएदार को। कौन देगा? मकान मालिक। कितना देगा? ये यहां पढ़ते हैं। उस दशा में जबकि वह स्थान, ये शहरों के नाम याद रखने हैं आपको, ग्वालियर, लश्कर और मुरार को सम्मिलित करते हुए, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर और रायपुर दुर्ग तो अब चूंकि पुराना एक्ट है तो ये तो आपके छत्तीसगढ़ में चले गए, ये नहीं देखना है। या ऐसे अन्य नगरों या शहरों में जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करती है स्थित हो। मतलब जो दुकान है कहां कहां पे स्थित है, या तो ग्वालियर में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, रतलाम में है, भोपाल में है या जबलपुर में, इन 6 शहरों में है, तो तब तक पाने का हकदार नहीं होगा। कब तक कब्जा पाने का हकदार नहीं होगा? जब तक कि भूस्वामी अविधारी को प्रतिकर के रूप में, मैंने बताया आपको, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको, ऐसी रकम का संदाय ना कर दे जो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसको? कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको? ठीक है, उसको जो है कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा इन 6 शहरों में। कितना? निम्नलिखित दशाओं में उस स्थान के वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दुगने। वार्षिक मानक भाड़ा, 1 साल का स्टैंडर्ड रेंट जितना फिक्स हुआ है उसका दुगना, दुगने के बराबर हो। किस कंडीशन में? अब आगे देखेंगे। देखो, दुगना देना है, ये क्लियर है। किन शहरों में देना है वो क्लियर है। अब देखो कितना, जहां वह स्थान उस अबेदारी द्वारा जिसे बेदखल किया जा रहा है उस तारीख के जिसको के भूस्वामी उसके कब्जे के लिए दावा फाइल करे, ठीक पूर्ववर्ती 10 वर्ष, ठीक पूर्ववर्ती 10 वर्ष की कालावधि तक व्यापार के प्रयोजनों के लिए या ऐसे प्रयोजनों के साथ किसी अन्य प्रयोग उपयोग में लाया गया हो। अगर 10 साल पुरानी दुकान थी, दुकान जो आपने खाली करवाई 10 साल या उससे ज्यादा पुरानी थी, नंबर 1। दूसरा, जहां 10 वर्ष की पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उस स्थान में कोई कारोबार करने वाले अविधारी ने उसे छोड़ दिया हो और ठीक उत्तरवर्ती अविधारी ने अपने पूर्ववर्ती का कारोबार या तो अंतरण द्वारा या विरासत द्वारा अर्जित कर लिया हो। ठीक है, तो 10, कुल मिला के ये 10 साल पुरानी दुकान थी। यहाँ पे वही ओनर, वही जो किराएदार वही था। ये कहता है कि अंतरण द्वारा विरासत, मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 साल जो किराएदार था उसने दुकान की, फिर उसके बाद में उसने पूरी की पूरी दुकान किसी अदर पर्सन को बेच दी। ठीक है, दूसरा कहता है विरासत द्वारा, भाई उस किराएदार की डेथ हो गई तो उसके बेटे ने दुकान की, तो ओवरऑल 10 होना चाहिए। 5 साल उसने दुकान चलाई, 5 साल उसके बेटे ने चलाई, 10 साल हो गई। तो सिंपल सा फंडा ये है कि ये जो शहरों के नाम मैंने बताए, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, उज्जैन, ये 6 शहर हैं, है ना। इन शहरों में अगर आप दुकान खाली करवाते हैं और दुकान 10 साल या उससे पुरानी है तो आपको जो मकान मालिक है वो किराएदार को मानक भाड़ा, 1 साल का जितना मानक भाड़ा होता है, 1 साल का जितना किराया फिक्स होता है, स्टैंडर्ड रेंट होता है, उसका ट्वाइस, उसका दुगना कंपनसेशन के तौर पे देगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। क्लियर? गुड। अब दूसरा कहता है अन्य दशाओं में वार्षिक मानक भाड़े की रकम के बराबर देगा। ठीक है, अन्य दशाओं में जो है वार्षिक मानक भाड़े की रकम के बराबर देगा। ठीक है, यानी कि 10 साल से कम की अगर बात है, पुरानी दुकान है, तब भी कंपनसेशन तो देना है, लेकिन सिर्फ उतना 1 साल के मानक भाड़े के बराबर, है ना। 1 साल का वार्षिक मानक भाड़ा है, उतना देना है। ठीक है, 10 साल पुरानी है तो डबल देना है, और उतना है मतलब 10 साल से कम की है तो आपको कंपनसेशन तो फिर भी देना है, लेकिन सिर्फ कितना, जितना के 1 साल का स्टैंडर्ड रेंट होता है उतना। क्लियर? चलिए, ये वाला क्लॉज क्लियर हुआ। आगे बढ़ूं? चलो, नेक्स्ट है सेक्शन, सबसेक्शन 7, उपधारा 7 इसकी बात करती है। किसी अविधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड जा में विनिर्देश किए गए आधार पर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय का समाधान ना हो जाए कि प्रस्तावित पुनर्निर्माण से
उस प्रयोजन में जिसके लिए वह स्थान भाड़े पर दिया गया था आमूल परिवर्तन। इसमें हम क्या, इस ग्राउंड में उपधारा 1 के खंड जहां में हम क्यों खाली करवा रहे थे कि उसमें कुछ निर्माण कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे। भाड़े पर दिया आमूल परिवर्तन नहीं होगा, या यह कि आमूल परिवर्तन लोक हित में है, और यह कि ऐसे पुनर्निर्माण के रेखांक तथा प्राक्कलन उचित रूप में तैयार किए गए हैं, और यह कि उस प्रयोजन के लिए आवश्यक निधियां भूस्वामी के पास उपलब्ध है। ठीक है, इस वाले ग्राउंड के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको कि भाई आप जो कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल आमूल पर तो पूरा ही एकदम चेंज कर दे सब कुछ, ऐसा ना हो। और अगर आमूल परिवर्तन होता भी है तो वो ऐसा हो जो कि लोक हित में हो। कैसा हो? पब्लिक इंटरेस्ट में है, नंबर 1। और आप कहते हैं कि भाई मेरा जो मकान खाली करवा दो, मैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता हूं, तो इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन उसके रेखांक तथा प्राक्कलन आपके पास कुछ भी एस्टिमेट या कुछ है कि नहीं, कोई प्लान है, कोई मैप है कि क्या बनवाना चाहते हो, एस्टिमेट है कि नहीं, और सफिशिएंट फंड पैसे हैं कि नहीं आपके पास, ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी, ये भी प्रूव करना पड़ेगा, है ना। कि या तो कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, नहीं होगा तो लोकहित में होगा, और उसके लिए मैप्स जो एस्टिमेट है प्राक्कलन मेरे पास हैं, और मेरे पास सफिशिएंट पैसा भी है, ये प्रूव किया तभी खाली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है किसी अबेदारी की बेदखली के लिए, सबसेक्शन 8 है, किसी अबेदारी की बेदखली के लिए आदेश उपधारा 1 के खंड यहां जो है में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि इस बारे में कि क्या अबेदारी भूस्वामी की सेवा या नियोजन में, ये कौन सा वाला है, सर्विस में था, सेवा या नियोजन में नहीं रह गया है, कोई विवाद है, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसका, कोई विवाद किसी ऐसे प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो जो कि ऐसे विवाद का विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो। ठीक है, अब ये ग्राउंड क्या था कि भूस्वामी ने ये कहा था, लैंडलॉर्ड ने, कि भाई ऐसा है कि मकान खाली इसलिए करवाया जाए कि मैंने इसको किराए पे इसलिए दिया था क्योंकि ये मेरा एम्प्लॉय था, मेरा कर्मचारी था, इसलिए मैंने इसको रहने के लिए ये मकान दिया था। अब ये मेरा कर्मचारी नहीं रहा है, हमारा जो जिसका एम्प्लॉयमेंट था वो खत्म हो गया है किसी भी रीजन से, तो अब इसको खाली करवाया जाए। तो अब मकान जो किराएदार ये पॉइंट रेज कर देता है, किराएदार कहता है कि भाई भले ही मैं रह नहीं गया हूं, लेकिन इनने मुझे गलत तरीके से निकाला है, और इस सर्विस, इस सेवा के दौरान, इस एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग मेरे और मकान मालिक के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, हो सकता है कि मेरी नौकरी अभी ना जाए, ये भी हो सकता है, और वो डिस्प्यूट लंबित है, पेंडिंग है, कहां पे लंबित है, किसी भी प्राधिकारी के समक्ष, किसी भी अथॉरिटी के समक्ष, और वो अथॉरिटी कैसी है, ऐसे विवाद को फाइनली डिसाइड करने का, विवाद का विनिश्चय करने के लिए सक्षम भी है। तो कहता है भाई जब तक मेरा जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसको सॉल्व तो हो जाने दो, उसको निपट तो जाने दो, उसके बाद में आप मुझे एविक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई विवाद है, डिस्प्यूट है और पेंडिंग है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में, सक्षम अधिकारी के पास में, तब भी इस ग्राउंड पे एविक्शन नहीं हो सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है उपधारा 9, किसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड टा में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि अबेदारी पहुंचाए गए नुकसान की मरम्मत कर देता है। ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्देश किया जाए, न्यायालय के समाधान योग्य रूप में कर देता है, या भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम का संदाय कर देता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे। ठीक है भाई, ये वाला ग्राउंड क्या था कि नुकसान पहुंचाया था, सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया था, किराएदार ने या उसके साथ रहने वाले किसी व्यक्ति ने उस स्थान को, उस अकोमोडेशन को कोई डैमेज किया था। ठीक है, नुकसान पहुंचाया था, तो वो कहता है कि भाई या तो अगर वो नुकसान सही कर देता है, भाई नुकसान जो अबेदारी ने जो नुकसान पहुंचाया उसकी मरम्मत करा देता है, कितने समय के भीतर, कितने टाइम में, जितना कि भाई कोर्ट ने डिसाइड किया, या फिर क्या कर देता है, या उसको कंपनसेट कर देता है, भाई तेरा नुकसान हुआ था 4,000 का, तू 5,000 रुपए ले ले, पर एविक्शन मत कर।
तो ये कहता है कि अगर कंपनसेशन दे देता है जैसा कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है, तब भी इस ग्राउंड पे एविक्शन नहीं होगा। क्लियर? चलिए 10, किसी अभिदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि अभिदारी ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए उस स्थान को मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर देता है या भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम का संदाय कर देता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे। कि मैंने आपको बताया था कि बंगलो था बहुत अच्छा, उसके सामने चाय की दुकान लगा ली थी, छोटी सी टपरी लगा ली थी, उस टपरी को हटा देता है ना, जो मूल स्थान था उसमें वापस ला देता है, या फिर जैसा कोर्ट ऑर्डर करता है उतना कंपनसेशन दे देता है, जैसा कोर्ट निर्देशित करे उतना क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है, तब भी उसको इस कंडीशन में ठीक है नहीं निष्कासित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अभिदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड में विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं दिया जाएगा यदि अभिदारी ऐसे समय के भीतर जैसा कि न्यायालय द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए उस स्थान के उस भाग या भागों को जो कि उसे भाड़े पर नहीं दिए हैं खाली कर देता है और भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में ऐसी रकम का संदाय कर देता है जैसा कि न्यायालय निर्देशित करे। तो ये क्या था, इसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि एक दुकान किराए पे दी थी, दूसरी दुकान पे कब्जा कर लेता है, तो भाई जो है क्या करता है, उसको खाली कर देता है। ठीक है, ऐसे समय के भीतर जैसा कोर्ट ने टाइम फिक्स किया उस समय के भीतर क्या कर देता है, उस स्थान को अदर पार्ट पे जो पोजीशन कर इसको खाली कर देता है और उसको प्रतिकर दे देता है भूस्वामी को, कितना, जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका सेक्शन 12 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, सेक्शन 12 आपका कंप्लीट हो गया पूरा, जिसमें कि आपका 16 ग्राउंड थे जो भूमि स्वामी के लिए थे, जिन ग्राउंड पे वो खाली करवा सकता था, और बाकी के जो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन ग्राउंड को कुछ सपोर्ट मिलता था जो कि किराएदार के फेवर में थे। ठीक है, तो आप सेक्शन 12 को फिर से एक बार रिवाइज करिए, दोबारा अच्छे से पढ़िए, है ना, और वीडियो चाहे तो फिर से कल का वापस देख सकते हैं। अब थोड़ा अभी टाइम है तो एक सेक्शन और पढ़ते हैं, सेक्शन 13। मैंने आपको बताया था सेक्शन 12 एंड 13 ये पूरे एक्ट की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्ट का। ठीक है, ठीक है, क्लियर? सेक्शन 13 दिख रहा है आपको, विजिबल है? ठीक है, 13 देखिएगा। अभिदारी को बेदखली के विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब मिल सकता है? अभिदारी को जब एविक्ट किया जा रहा है, बेदखली उसका एविक्शन हो रहा है, उसके विरुद्ध संरक्षण का फायदा कब मिल सकता, कब उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है कि उसको ना निकाला जाए। ठीक है, तो क्या कहता है, पढ़िए। भूस्वामी द्वारा धारा 12 में निर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर कोई वाद या कोई अन्य कार्रवाई संस्थित की जाने पर, धारा 12 में जो ग्राउंड थे ना उनमें से किसी आधार पर कोई वाद या कार्रवाई संस्थित कर दी है, किसने, भूस्वामी ने, या अभिदारी द्वारा अपनी बेदखली के लिए किसी डिक्री आदेश के विरुद्ध किसी अपील या किसी अन्य कार्रवाई में अभिदारी, ठीक है, अब क्या है, या फिर क्या हो सकता है कि नीचे वाली सिविल कोर्ट से ऑर्डर हो गया किसके अगेंस्ट में कि एविक्ट किया जाए, निष्कासन की डिक्री दे दी गई अभिदारी के विरुद्ध। अब अभिदारी ने क्या किया, उसकी अपील की, उसकी अपील तो करेगा ना वो, अपील की या अन्य कार्रवाई में अपील या रिवीजन कुछ किया, अभिदारी यथास्थिति समन लेख, रिट ऑफ समन्स की, अथवा अपील की या किसी अन्य कार्रवाई की सूचना तामील होने के 1 मास के भीतर, ये इंपॉर्टेंट है। हमने जो वहां पढ़ा था ना सब सेक्शन 2 में क्रैक ग्राउंड था कि भाई अगर सेक्शन 13 का कंप्लाइंस वो कर देता है, धारा 30 के उपबंधों का अनुपालन यदि वो कर देता है तो उसको इस ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पे, 12(1)(a) क्या था, धारा 12(1)(a) क्या था, वो था 2 महीने तक, 2 महीने मतलब नोटिस देने के बाद भी 2 महीने का वो किराया नहीं दे रहा, 2 महीने का नोटिस दिया फिर भी किराया नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन था। तो ये क्या कहता है, 1 मास के भीतर
या अबेदारी द्वारा अपील या कोई अन्य कार्रवाई संपादित की जाने के 1 मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा कि न्यायालय उसको आवेदन किए जाने पर इस संबंध मतलब 1 महीने। देखो एक्ट ने उसको कितना टाइम प्रोवाइड किया है, 1 महीना, लेकिन न्यायालय चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, ज्यादा दे सकता है। भाड़े की उस दर से जिस दर से उसका संदाय किया जाता था, अमाउंट की रेट क्या होगी, जैसा कि आप इस विवाद के उत्पन्न होने से पहले करते थे। संगठित रकम का न्यायालय में निक्षेप या भूस्वामी को उसका संदाय, देखो या तो न्यायालय में निक्षेप कर दो या भूस्वामी को उसका संदाय कर दो, यानी या तो कोर्ट में डिपॉजिट कर दो या डायरेक्ट आप उसको पे कर दो। उस कालावधि के लिए करेगा जिसके लिए कि अविधारी ने व्यतिक्रम किया हो और जिस उसके अंतर्गत उस मास के जिसमें ऐसा निक्षेप या संदाय किया जाता है पूर्ववर्ती मास के, जब पेमेंट कर रहे हैं उसके पिछले महीने की समाप्ति तक की तत्पश्चातवर्ती कालावधि आएगी, यानी कि पिछले महीने तक का पूरा पेमेंट करना है आपको, और उसके पश्चात उस दर पर भाड़े के समतुल्य राशि का निक्षेप या संदाय यथा स्थिति से बाद अपील या कार्रवाई का विनिश्चय होने तक मासानुमास मतलब हर महीने मंथली प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 15 तारीख तक करता रहेगा। ठीक है, 15 तारीख तक करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। 13 का 1 ये कहता है कि कोई भी कार्रवाई संस्थित हुई, चाहे भूस्वामी ने किराएदार के अगेंस्ट में धारा 12(1) के जो 16 ग्राउंड उनमें से किसी ग्राउंड पे कोई भी कार्रवाई संस्थित की एविक्शन के लिए, ठीक है, या फिर अगर उसके अगेंस्ट में एविक्शन डिक्री हो गई है तो फिर किराएदार ने उस डिक्री के अगेंस्ट अपील की है, तो या कोई भी कार्रवाई संस्थित की, रिवीजन किया है, कोई भी कार्रवाई संस्थित की है, तो ऐसी कंडीशन में जब तक ये कार्रवाई चल रही है इस ड्यूरेशन में, अगर इस ड्यूरेशन में लायबिलिटी किसके ऊपर डाली गई है, किराएदार के ऊपर, कि भैया आपको जो है, क्योंकि लॉ उन्हीं की हेल्प करता है जो लॉ की बात सुनते हैं, तो लॉ ये कहता है कि भैया आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब कार्रवाई संस्थित हुई है वो आपको समन मिला है या आपको नोटिस मिला है, सूचना मिली है आपको, तो ऐसी सूचना या समन मिलने के 1 महीने के भीतर, 1 महीने के अंदर आप क्या करें, या तो अमाउंट जितनी ड्यू है, पुरानी ड्यू थी वो, और जब पेमेंट कर रहे हैं उससे जस्ट बिफोर मंथ, जस्ट पहले वाले महीने की अमाउंट आप क्या करें, 2 में से एक काम कर सकते हैं, या तो न्यायालय में निक्षेप कर दें, कोर्ट में डिपॉजिट कर दें, या फिर उस मकान मालिक को, भूस्वामी को उसका पेमेंट कर दें, उसको उसका संदाय कर दें। ये आपको एक आदेश के तौर पे है कोर्ट के द्वारा, एक्ट ने आपको आदेश दिया, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक वो वाद या कार्रवाई, वो सूट या प्रोसीडिंग चलती रहती है या अपील चलती रहती है, तब तक हर महीने की 15 तारीख को क्या कहता है, प्रत्येक उत्तरवर्ती जब ड्यू होती है उसके अगले महीने के 15 तारीख तक आप उसका पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तब तक आपको पेमेंट करते रहना है। यहां तक क्लियर है। ये आपको एक ऑर्डर दिया गया, 1 महीने में कार्रवाई संस्थित होने के आप जमा उसको करते रहो कोर्ट में, या फिर आप किराएदार को देते रहो। क्लियर है, सब सेक्शन 1 क्लियर है। ठीक है, सब सेक्शन 2, यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी वाद या कार्रवाई में, उपधारा 1 ऊपर हमने पढ़ी ना, उसकी बात कर रहा है, किसी वाद या कार्रवाई में भाड़े की उस रकम के बारे में, भाड़े की रकम के बारे में कोई विवाद हो, कोई डिस्प्यूट है जो अबेदारी द्वारा दे है, तो न्यायालय या तो भूस्वामी द्वारा या अबेदारी द्वारा कोई भी आवेदन दे सकता है। उस संबंध में अविवचन प्लीडिंग किए जाने पर, प्लीड किए जाने पर, जो कि ऐसे वाद या कार्रवाई के दौरान सर्वप्रथम अवसर पर, जब भी आपको मौका मिला वाद या कार्रवाई में, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस पे उस स्थान के संबंध में जो युक्तियुक्त अनंतिम भाड़ा नियत करेगा। ठीक है, क्या करेगा, युक्तियुक्त अनंतिम भाड़ा, है ना, रीजनेबल इंटीम रेंट एक फिक्स कर देगा, जो कि उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार निक्षिप्त या संदत्त किया जाएगा, और कोई भी न्यायालय लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के सिवाय इस हेतु कोई वचन किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम पर ग्रहण नहीं करेगा। ये कह रहा है कि भाई जो है सब सेक्शन 1 में जो हमने आपको बताया, जो सूट फाइल हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था कि आप जो है डिपॉजिट कर दो, आप क्या करो, कोर्ट में अमाउंट डिपॉजिट कर दो या भूस्वामी को पे कर दो,
तो कितना, अब लेकिन उस अमाउंट के बारे में ही डिस्प्यूट है। जो विवाद है किसके बारे में, कि भाई आपने तो कह दिया कोर्ट में जमा कर दो, लेकिन कितना कर दें हमें तो पता ही नहीं है, विवाद तो वही है। तो सबसे पहले भूमि स्वामी या आवेदकारी दोनों में से कोई भी आवेदन दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, और फिर वो ऐसा आवेदन दिया जाता है, अविवेचन किया तो युक्त अनंतिम भाड़ा फिक्स कर देगा भाई तब तक के लिए, है ना, इंटरिम डिपॉजिट फिक्स कर देगा कि भाई जब तक ये डिस्प्यूट चलता है तब तक इतनी अमाउंट आप जमा करते रहो। ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है इसका, यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट की गई किसी कार्यवाही में इस बारे में कोई विवाद हो, यहां पे भी विवाद है लेकिन ये विवाद दूसरा है, इसमें विवाद था कि किराए की रकम कितनी दें, और यहां विवाद है कि कोई भाड़ा किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को दे, भाई पेमेंट मकान मालिक कौन है, हम किराया दें किसको, इस बारे में कोई विवाद है, तो न्यायालय आवेदकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन उसके द्वारा देय रकम न्यायालय में निक्षिप्त कर दे, और ऐसी किसी दशा में कोई व्यक्ति निक्षिप्त रकम तब तक निकालने का हकदार नहीं होगा जब तक कि न्यायालय विवाद को विनिश्चित ना कर दे, उसके संदाय के लिए आदेश ना कर दे। ये कहता है कि भाई यहां तो डिस्प्यूट ये था कि पता ही नहीं किराया कितना देना है, ठीक है, तो वो कहता है कोर्ट एक अमाउंट फिक्स कर देगा इतनी दे दो। यहां पे डिस्प्यूट ये है कि किसको देना है, तो कोर्ट कहेगा जब आपको नहीं पता कि किसको देना है तो आप कोर्ट में जमा कर दो, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा फ्यूचर में किसको देना है, और जो उसका हकदार होगा उसको कोर्ट पेमेंट कर देगा, लेकिन आप तो दे दो, आप कोर्ट में जमा कर दो। क्लियर। सबसेक्शन 4 देख लो। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, सबसेक्शन 4 ये कहता है यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उपधारा 3 में निर्दिष्ट किया गया विवाद, उपधारा 3 में क्या निर्दिष्ट विवाद क्या था, डिस्प्यूट ये था कि भाई किराया किसको देना है, किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देना, ये डिस्प्यूट अराइज किया था, ये डिस्प्यूट रेज हुआ था, किसने रेज किया था, किराएदार ने। तो यदि न्यायालय का समाधान हो जाएगा उपधारा 3 में निर्दिष्ट किया गया कोई भी विवाद किसी अभिधारी द्वारा ऐसे कारणों से उठाएगा जो मिथ्या या तुच्छ है, असलियत में रियलिटी में ऐसा कोई विवाद है ही नहीं है, ऐसा कोई डिस्प्यूट है ही नहीं है, है ना, तो ये कहते ना कि जबरदस्ती का उठाया हुआ ग्राउंड है, किसने उठाया है, किराएदार ने, तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा और बाद की सुनवाई, यानी उसका डिफेंस काट दिया जाएगा। डिफेंस काट दिया जाएगा मतलब ऐसे कार्रवाई आगे होगी मानो कि उसने कोई प्रतिरक्षा कोई डिफेंस किया ही ना हो, ठीक है, तो इसमें न्यायालय उसका डिफेंस काटने की, प्रतिरक्षा काटने का आदेश दे सकता है और सुनवाई में आगे करेगा मानो कि उसने कोई डिफेंस किया ही ना हो। क्यों, ये सजा के तौर पर, क्योंकि आपने गलत विवाद उठाया, मिथ्या या तुच्छ विवाद उठाया, इसलिए। 5 कहता है यदि कोई अभिधारी उपधारा 1 या 2 के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार निक्षेप या संदाय कर देता है, उपधारा 1 या 2 में हमने कहा था ना जमा करने की बात, जमा कर देता है, तो उस स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए न्यायालय द्वारा कोई डिक्री या आदेश भाड़े का संदाय करने में अभिधारी द्वारा व्यतिक्रम के आधार पर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर उसने निक्षेप अगर कर दिया है, ठीक है, निक्षेप कैसे कर दिया कि भाई उपधारा 1-2 के अनुसार उसने निक्षेप कर दिया या पेमेंट कर दिया है, तो फिर सिर्फ किस ग्राउंड पे कि भाई उसने किराया अदा नहीं किया है, इस ग्राउंड पे तो नहीं निकाला जाएगा, बाकी ग्राउंड पे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है यदि अभिधारी इस धारा द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई रकम निक्षिप्त या संदत करने में चूक करता है, यदि अभिधारी इस धारा द्वारा अपेक्षित के अनुसार कोई रकम निक्षेप या संदप्त करने में चूक करता है, यानी कि जो सबसेक्शन 1 में 2 में बताया गया है उसके अनुसार पेमेंट नहीं करता है, तो न्यायालय फिर यहाँ पे भी जो बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काटती थी ना, यहाँ भी बेदखली की प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा, मतलब फिर भी यहाँ पे भी डिफेंस कट कर देगा। ये माना जाएगा कि मानो उसने कोई डिफेंस लिया ही नहीं है, प्रतिरक्षा ली ही नहीं है, और सॉरी बाद अपील या कार्रवाई में सुनवाई के लिए अग्रसर आगे बढ़ेगा, डिफेंस कट कर दिया जाएगा। ऐसे मानेंगे कि आपने कोई प्ली ली नहीं है, आपने कोई डिफेंस लिया ही नहीं है। क्लियर है, ठीक है, तो ये सेक्शन 13 आपको क्या है, प्रोटेक्शन देता है, किसको, अभिधारी को बेदखली के भी संरक्षण का फायदा कम मिल सकता है, ये कुछ चीजें बताई गई हैं सेक्शन 13 में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, सेक्शन 12 और 13 हमारा कंप्लीट हो गया है, रिवीजन करिए, कोई डाउट अगर है, कोई चीज समझ में नहीं आई, वीडियो बार बार देखिए, और कल आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।